फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 34। समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य एक्ट डन बाय दी सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समान आशय शब्द का अर्थ क्या है। समान आशय शब्द का अर्थ क्या है, कॉमन इंटेंशन शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर क्या होता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये जो सिद्धांत है समान आशय का, वो क्यों बनाया गया वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कभी ऐसी स्थिति आती है, 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति कई व्यक्ति मिलके कोई आपराधिक कृत्य करते हैं। मान लीजिए, इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति एक एक घर पे उपस्थित होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति एक का खून कर देता है। 4 व्यक्ति उपस्थित होते हैं एक ही घर पे और एक व्यक्ति उन 4 व्यक्तियों में से एक का खून कर देता है। तो यहाँ पर जो 4 व्यक्ति और जो 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने तो खून किया और जो 3 अन्य व्यक्ति हैं, क्या उन्हें भी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? यदि ठहराया जाएगा तो किन परिस्थितियों में ठहराया जाएगा? या फिर केवल उस व्यक्ति को जिसने की हत्या की है, जिसने की खून किया है, केवल उसी को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो इसी तरह का जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ऐसी परिस्थितियों में, तो इसी को डिसाइड करने के लिए समान आशय का सिद्धांत अस्तित्व में आया। तो यदि यहाँ पर समान आशय होता है इन चार व्यक्तियों के बीच में और समान आशय को अग्रसर करने में कार्य किया जाता है। समान आशय को अग्रसर करने में का मतलब है कि उस दिशा की ओर जो वो अपराध करना चाहते थे, उस दिशा की ओर कोई कार्य करना। समान आशय को अग्रसर करने की ओर का मतलब है कि उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देना। यदि उस दिशा में कार्य किया जाता है तो सारे व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि चारों व्यक्ति उस व्यक्ति के पेट में चाकू मारें, स्टैब करें, ये जरूरी नहीं है। यदि एक व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है, एक व्यक्ति कहीं दूर खड़ा है और वो देख रहा है घर के बाहर खड़े होकर कि कोई आ तो नहीं रहा है, और एक व्यक्ति मारता है, तो ऐसी परिस्थिति में चारों व्यक्ति हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर क्या है, उनकी कॉमन इंटेंशन है। और यदि उनकी कॉमन इंटेंशन नहीं होती, 4 व्यक्ति वहाँ पर गए थे और एक व्यक्ति मार देता है केवल, तो केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा कि हत्या के लिए अपराधी ठहराया जाएगा जो कि हत्या करता है, और तीन व्यक्तियों को हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उनको हो सकता है और किसी आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, लेकिन उन्हें हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वहाँ उनका कॉमन इंटेंशन नहीं था। तो कॉमन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन, ये तो हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या था, समान आशय का उद्देश्य क्या था, ये क्यों अस्तित्व में आया। लेकिन कॉमन इंटेंशन, समान उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, समान आशय क्या है, इसे एक केस में बताया गया है। एक केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महबूब शाह बनाम एम्परर। इसमें बताया गया, ये केस है 1945 का। इसमें बताया गया कि समान आशय कब होता है। तो समान आशय घटित होने के लिए इसमें जो कंडीशन बताई गई, इसमें पहली कंडीशन थी पूर्व निर्धारित योजना, अंतर्निहित होना। जो व्यक्ति हैं जो इकट्ठे थे और तभी जब मर्डर हुआ था या कोई अपराध हुआ था, तो उन्होंने उसके संबंध में कोई पूर्व प्लानिंग की हो, प्री प्लानिंग कोई की हो, उसके संबंध में पूर्व निर्धारित कोई योजना बनाई हो, तब समान आशय माना जाएगा। विचारों का पूर्व मिलन होना चाहिए, सबों का विचारों का पूर्व मिलन होना चाहिए। सब व्यक्ति ये चाहते हो कि इस व्यक्ति की हत्या की जाए, और सब व्यक्तियों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, तभी समान आशय माना जाएगा। और सभी व्यक्ति जो एक गुट में निर्मित करते हैं के बीच पूर्व विचार विमर्श, तो पूर्व विचार विमर्श उनके बीच में होना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, उनमें कोई पूर्व निर्धारित योजना होनी चाहिए, पूर्व विचार विमर्श होना चाहिए,
विचारों का पूर्व मिलन होना चाहिए, उनके दिमागों के विचारों का पूर्व मिलन हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में समान आशय घटित होता है। तो ये है कॉमन इंटेंशन, ये बताया गया महबूब साहब बनाम एम्परर में। इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा केस है, वो हम देखते हैं। एक केस है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का। इसमें क्या होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है जिसमें कि जो अभियुक्त होते हैं, उसमें जो अभियुक्त होते हैं वो उसमें लूट करने के लिए जाते हैं। तो उसमें से एक अभियुक्त सब पोस्ट मास्टर की उसमें हत्या कर देता है। वो लूट करने के लिए, जो रुपए की लूट करने जाते हैं उसके अनुक्रम में वो क्या करता है, उस सब पोस्ट मास्टर की हत्या कर देता है। तो सब लोग भागने लग जाते हैं। एक व्यक्ति जो कि पोस्ट मास्टर के, जो कि पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था, ये देखने के लिए खड़ा था कि कोई आ तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है, वो इसलिए खड़ा था। तो वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। वो होता है वीरेंद्र कुमार घोष। तो यहाँ पर उसके विरुद्ध ये ट्रायल चलाया जाता है। उस पर 302 सापटित धारा 34 के अंतर्गत उसे अभियोजित और विचारित किया जाता है। तो इस ट्रायल में अपीलकर्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। उसमें ये तर्क था यह कि वह तो केवल पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था, जबकि गोली तो किसी और व्यक्ति ने चलाई थी। सब पोस्ट मास्टर था जो, उसे तो किसी और ने मारा था। मैं तो केवल पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसका ये तर्क था। उसमें सेकंड ये तर्क था कि, और उसने दूसरा तर्क दिया कि लूटने के लिए दूसरों के द्वारा उसे मजबूर किया गया, जो उसके अन्य साथी थे उनके द्वारा उसे मजबूर किया गया कि लूट करने चलो, तथा मृतक को मारने का उसका कोई आशय नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि लूट में मृत्यु कारित भी ये लोग कर देंगे, ऐसा उसे पता नहीं था। उसका ये सेकंड तर्क था। और उसने ये तीसरा तर्क दिया, उसने दिया कि जो सेक्शन 34 है उसमें जो लिखा है, समान आशय को अग्रसर करने में किया गया कार्य इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पर उसने तो कोई कार्य किया ही नहीं, वो तो केवल बाहर खड़ा था। उसका तर्क ये था कि उसने तो हत्या के लिए कोई कार्य ही नहीं किया, अपराध का तो उसने हत्या का तो कार्य ही नहीं किया, वो तो केवल पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था। तो उसने ये तर्क दिया। तो इसमें क्या हुआ, प्रीवी काउंसिल कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत थी और उसने अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता को हत्या के लिए दोषी मानते हुए प्रीवी काउंसिल ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो इसमें निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला सिद्धांत ये बताया गया है कि वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। जैसा कि हमने इस केस में देखा कि एक अभियुक्त पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था और वहीं प्रतीक्षा कर रहा था, तो वो भी समान आशय को अग्रसर करने में कार्य कर रहा था। तो न्यायालय ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि वो व्यक्ति भी समान आशय को अग्रसर करने में कार्य कर रहे होते हैं, उनका भी समान आशय होता है, जो केवल मात्र खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो ये इसके पहले सिद्धांत में बताया गया। इसके सेकंड में बताया गया कि धारा अनेक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग किए गए कार्य एक जैसे या भिन्न से संबंधित है। यदि कार्य समान आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे हैं अपराध के लिए, तो सभी व्यक्ति उन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे, ये बताया गया। इसी तरीके के सिद्धांत दिए गए। ये दो सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट थे कि वे व्यक्ति भी समान आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं, जो केवल प्रतीक्षा करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी वो ऐसा मान लिया जाएगा अगर वहाँ पर हत्या हुई है और वो केवल बाहर खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें भी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें हत्या के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट केस वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। इसे पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बताया गया, इसमें बहुत ही अच्छा सिद्धांत बताया गया कि जो व्यक्ति मात्र खड़े भी रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, वो भी समान आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हैं, कार्य कर सकते हैं, तो उन्हें भी सेम, उनकी भी लायबिलिटी सेम होगी अपराध के लिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम सेक्शन 34 हमारा क्या कहता है। एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें समान आशय को अग्रसर करना जो लिखा हुआ है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन,
ये मूल आईपीसी में पहले नहीं था। ये 1870 में अमेंडमेंट करके इस लाइन को जोड़ा गया, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये जोड़ा गया, ठीक, जिससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। तो इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो सेक्शन 34 के आवश्यक तत्व हैं कि एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए और कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए। तो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसा आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए। कृत्य समान आशय को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, समान आशय को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। तो समान आशय क्या होता है, तो वो हमने देखा था कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, कोई प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, प्रिपरेशन इन द एक्ट, इन द क्रिमिनल एक्ट, उसमें कोई ना कोई उसका हाथ होना चाहिए, कोई साथ देना चाहिए। उस जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसमें उसका किसी ना किसी तरीके से साथ होना चाहिए, या तो मात्र वो खड़ा हुआ है, देख रहा है कि कोई व्यक्ति आ नहीं रहा, इस तरह से भी कोई किसी भी तरीके से उसका साथ होना चाहिए, और उनके विचारों का पूर्व मिलन होना चाहिए, और कोई उन्होंने पूर्व प्लानिंग की हो, इस तरह की स्थिति हो तो ये माना जाएगा कि उनका एक समान आशय था। ये समान आशय घटना स्थल पर भी उपस्थित हो सकता है। यदि 5 व्यक्ति थे और एकदम उन्हें गुस्सा आया, 5 व्यक्तियों को लगा कि ए व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, तो उसी समय भी उनका प्री मीटिंग ऑफ माइंड, विचारों का पूर्व मिलन उसका उसी घटना स्थल पर भी उपस्थित हो सकता है, तुरंत घटना से पहले तुरंत हो सकता है, ठीक है, घटना जब की जा रही है उस समय भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने पहले किया हो, 1 दिन पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, उसी समय तुरंत भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो सकता है, प्री अरेंज ऑफ प्लान हो सकता है उसी समय पर। तो ये हमने समान आशय देखा। तो ऐसा माना जाएगा कि मानो कि कार्य अकेले उसी ने किया है, तो सभी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसा माना जाएगा कि एक व्यक्ति ने हत्या की है तो अन्य व्यक्ति भी ऐसे माने जाएंगे कि उन सबों ने हत्या की है, ऐसा माना जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 34। तो समान आशय और समान आशय में अंतर क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? तो समान आशय और सिमिलर इंटेंशन में जो अंतर है वो ये होता है कि जैसे कि 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें ए व्यक्ति की हत्या करनी है, लेकिन 5 व्यक्ति को एक दूसरे के दिमाग की ये नहीं पता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या वही चल रहा है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ये नहीं पता है। उनके दिमाग में इंटेंशन तो एक जैसी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है एक दूसरे के बारे में, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिमिलर इंटेंशन इसे कहते हैं। और कॉमन इंटेंशन क्या है? कॉमन इंटेंशन में बस थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि उन 5 व्यक्तियों के दिमाग में जो ये प्लानिंग चल रही थी, उनके 5 व्यक्तियों के दिमाग में ये चल रहा था कि हमें ए व्यक्ति की मृत्यु कारित करनी है, तो उन्हें आपस में सबों को पता होता है कि एक इस व्यक्ति के दिमाग में भी ये चल रहा है, इसके भी हम सबों के दिमाग में ये चल रहा है, तो ये हो जाता है कॉमन इंटेंशन। तो सेम इंटेंशन में लायबिलिटी अलग होगी और कॉमन इंटेंशन में लायबिलिटी अलग होगी। कॉमन इंटेंशन होगा तो सब व्यक्तियों ने जो भी आपराधिक कृत्य किए हैं, तो सब व्यक्ति उन सारे आपराधिक कृत्यों के लिए जिम्मेदार होंगे, तो ठीक। और लेकिन जब सिमिलर इंटेंशन होगी तो प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, अपने ही किए गए आपराधिक कृत्य के लिए वो उत्तरदायी होगा। तो फ्रेंड्स, ये अंतर है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में। तो फ्रेंड्स, हम एक बार और देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन। तो जो सेम इंटेंशन है, पहले हम देखते हैं कि सेम इंटेंशन क्या होता है। सेम इंटेंशन क्या होता है? जैसे कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति ए व्यक्ति को मारना चाहते हैं। उन 5 व्यक्ति के दिमाग में ये है कि हमें ए को मारना है, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते कि ये व्यक्ति भी ए को मारना चाहता है, मैं भी ए को मारना चाहता हूँ, ये भी ए को मारना चाहता है, ये भी ए को मारना चाहता है। तो एक दूसरे के उनके दिमाग में क्या प्लानिंग है, उन्हें एक दूसरे के दिमाग की नहीं पता होती है। लेकिन
कॉमन इंटेंशन में बस थोड़ा सा यही अंतर होता है कि उन 5 व्यक्ति हैं, जो 4 व्यक्ति हैं, जो 4 या 5 व्यक्ति हैं जो एक को मारना चाहते हैं, तो उनकी इंटेंशन तो होती ही है कि वो ए को मारें, और उन समूह को आपस में पता भी होता है कि हमें ए को मारना है। उनके समूह को एक दूसरे को ये मालूम होता है कि इसके दिमाग में भी यही है कि इस व्यक्ति को मारना है, मेरे दिमाग में भी यही है कि इस व्यक्ति को मारना है, और इस व्यक्ति के दिमाग में भी यही है कि इस व्यक्ति को जान से मारना है। तो ये अंतर है कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू वेरी मच।